देखिए, लेमार्किज्म देने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था जीन बैप्टिस्ट पीरे एंटोनी डी मोनेट शेवेलियर लेमार्क। ठीक है, ये उसका नाम था। बहुत लंबा नाम है, फ्रांसीसियों के नाम ऐसे ही होते हैं, फ्रेंच नेम ऐसे ही होते हैं। तो ये जो था फ्रांस का था। अब इसकी तरह वो देखें इंट्रोडक्शन इसके बारे में। इसका जन्म हुआ था 1 अगस्त 1744 को बाजेंटाइन लिपेटिट, ये पूर्वी फ्रांस में है। ये वहां पर पैदा हुआ था और इसमें एक खास बात ये है कि लेमार्क जो था वो पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इवोल्यूशन को सबसे पहले बताया कि जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ। हालांकि इससे पहले किसने बताया? सबसे पहले लेमार्क। शुरुआत में सोल्जर के रूप में अरे रुक ना यार, फ्रांसीसी सोल्जर के रूप भर्ती हुआ था। बाद में फिर ऐसे नहीं है कि मतलब इस साइड दोनों एक ही पेज में आ जाए ऐसे। हाँ बोल रहे तो कर ही ना, तो इसने करवाएंगे था बातें नहीं वो बोला करते पेपर करा लेते हैं पूरा करा। तो 1768 में ये वहां से रिटायर हो गया। 7 साल सोल्जर मतलब उसमें नौकरी करके नौकरी करने के बाद ये वहां से रिटायर हो गया। और रिटायर होने के बाद फिर ये यहाँ एक जो रॉयल म्यूजियम था, रॉयल बॉटनिकल म्यूजियम जो था, वहां जाकर के इसने नौकरी किया। आगे देखेंगे उसको कि ये बॉटनिस्ट था पहले, फिर बाद में जूलॉजिस्ट बना। लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ आर इनहेरिटेबल। इसने जो सबसे पहले ये आइडिया दिया कि कैरेक्टर जो होते हैं जो एक्वायर किए जाते हैं, एक्वायर यानी कमाना होता है। ठीक है, कमाने का मतलब जो अपने जीवन काल में जो जिन कैरेक्टर्स को कोई जीव या कोई भी जंतु, कोई भी प्राणी जो है या कोई भी पौधा जो है या कोई भी जीव ऑर्गेनिज्म अपने जीवन काल में जिन कैरेक्टर को अपने अंदर विकसित करता है वो कैरेक्टर उसके अगली पीढ़ी में जाते हैं। ये उसने कहा था, इसी को लेमार्किज्म कहा गया था। और बाद में फिर इसको बहुत इसका जब वो हुआ फिर क्रिटिसिज्म भी हुआ, देखेंगे आगे अपन। 1802 में इसने एक ऑर्गेनिक his broad theory of organic transformation had taken shape. He presented the theory successive in his researches so ऑर्गेनाइजेशन डिसकॉर्बिवेंस। ये ऐसे ही लंबे चौड़े नाम रहते थे। रिसर्च ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बॉडीज, ये उसकी जो मेन उसका जो पेपर था उसके ऊपर 1802 में पब्लिश हुआ। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट था वो था फिलोसफी जूलॉजिकल फिलोसफी जूलॉजिक 1809 में। ये इसकी पब्लिश हुई थी 1809 में। ये इसकी सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो वो थी बुक थी जिसमें उसने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, बाद में इसने अपनी बहुत सारी इसमें निकली थी। उसने फिर एक मल्टी वॉल्यूम मतलब इसमें एक बहुत सारी मतलब वॉल्यूम में उसने हिस्टोरी नेचुरलिटीज एनिमेशन वर्टिब्रेट, ये 1815 से 1822 तक इसकी पब्लिश हुई। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल, जब ये म्यूजियम में था वहां पर जाकर के उसने बहुत सारे प्लांट और एनिमल का जो उसने वो किया, अपना स्टडी किया, वो स्टडी को इसने फिर उसने अपने उसमें लिखा था जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल। ठीक है, अब इसके लेमार्क थ्योरी जो है, लेमार्क थ्योरी मुख्य रूप से क्या बताती है? सबसे पहला था इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है।
कि change in the temperature, light, medium, food, etc. influence the functioning and behavior of living being and introduce changes in their structure. Thus organisms require certain new character. ठीक है, देखो क्या क्या चीजें, लाइट, टेम्परेचर, मीडियम, फूड, यानी उनके आसपास का इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट के अनुसार उनके जो बिहेवियर और उनके जो जीवों में जो फंक्शनिंग होती है उनमें कोई जो चेंज होता है, ठीक है ना, ये चेंज दस ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड सर्टेन न्यू कैरेक्टर ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, कि कोई इन्वायरमेंट के यानी वातावरण के उसके जो वातावरण के जो सीधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो विकास होते जो प्रभाव पड़ता है उसके प्रभाव के कारण उनमें जो लक्षण विकसित होते हैं वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसी को उसने कहा था इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। एग्जांपल देखते हैं हम इसका कि पोलर बियर है ना, पोलर बियर जानते होंगे सब लोग, जो आर्कटिक जो ध्रुव होता है, उत्तर ध्रुव में पोलर बियर पाए जाते हैं। ये पोलर बियर जो होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, बहुत बड़े आकार के होते हैं और उनके शरीर में बड़ा आकार इसलिए होता है कि उनके शरीर में त्वचा के नीचे बहुत मोटी फैटी लेयर, उसमें वसा की एक बहुत मोटा स्तर होता है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए व्हाइट इसलिए होता है क्योंकि वो रहता है उत्तरी ध्रुव में, जहाँ पर क्या होता है पूरा बर्फ जमा रहता है, यहाँ से वहां तक कि पूरा जो बैकग्राउंड रहता है पूरा क्या होता है वो व्हाइट होता है। ठीक है, दूसरा लगातार 6 महीने तक के बर्फ होने के कारण वहां पर भोजन की बहुत ज्यादा कमी रहती है और तीसरा टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो यहाँ पर उसके जो बड़े आकार का जो शरीर होता है वो दो मुख्य रूप से काम करता है कि एक तो क्या होता है कि बड़ा आकार इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो शरीर में वसा बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित होती है, जो 6 महीने तक की उसको भूखा रहने पर भी उसको मतलब 6 महीने तक भोजन नहीं मिलने पर भी वो भूखा रह सकता है। ठीक है, दूसरा उसके जो होते हैं जो उसके शरीर के बाल होते हैं वो व्हाइट इसलिए होते हैं क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि उसके शरीर में बहुत ज्यादा बाल इसलिए होते हैं क्योंकि उसको ठंड से बचाते हैं। वसा की जो मोटी परत होती है वो और उसके शरीर के बाल, ये दोनों उसको बहुत जो -40, -50, -70 तक साइबेरिया में बर्फोयान से -70 तक के टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में उसको कैसे सर्वाइव करेगा? तो वहां पर क्या होता है कि उसके त्वचा के ऊपर जो होती है वो उसको भोजन और सर्दी भोजन भी प्रोवाइड करती है और सर्दी से भी बचाती है। ठीक है, तो ये वही दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने यहाँ जो भालू पाया जाता है, जो भालू मदारी पहले आते थे नचाने के लिए, भालू नचाने के लिए, तो वो भालू हम देखते हैं अपने यहाँ के जो भालू हैं अपने इंडिया में जो पाए जाते हैं, खासकर कांकेर वगैरह में बहुत पाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये जो भालू होते हैं ये भालू काले रंग के या भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, और इनका आकार 4 से 5 फीट का होता है, छोटा होता है, छोटे आकार के होते हैं, 2-3 फीट से लेकर के 5 फीट के बीच इनका आकार होता है। क्यों? क्योंकि इनको एक तो तेज दौड़ना है, भागना है, तो आकार छोटा होना चाहिए ताकि उनमें शरीर में फुर्ती बनी रहे, शरीर का वजन बढ़ जाएगा तो भागेंगे दौड़ेंगे कैसे, मोटा आदमी थोड़ी दौड़ पाता है। दूसरी बात कि इनका जो बालों का रंग जो होता है वो काला या भूरा होता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ तो है नहीं, यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, वो बैकग्राउंड काला या भूरा है, इसलिए ऐसा है होता है। ठीक है, और इनको साल भर भोजन यहाँ पर मिलता है तो इसलिए भोजन के लिए इनको साल भर इनको प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे ही भोजन मिल जाता है, इसलिए इनको भोजन सुरक्षित करके रखना नहीं पड़ता। तो क्या होता है इसलिए इनका शरीर का आकार भी छोटा होता है, वसा की परत भी कम होती है। वैसे ही हम देखते हैं मनुष्यों में, हम देखते हैं कि हम लोगों में ही बहुत सारे लोग गोरे होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग कलर के होते हैं। तो यूरोप के लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गोरे होते हैं। ठीक है, स्किन कलर ऑफ मैन इन डिफरेंट लेटीट्यूड रीजन ऑन अर्थ आर व्हाइट टू ब्लैक अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। जैसे सनलाइट की मात्रा होती है, सूर्य प्रकाश की जो मात्रा होती है उस मात्रा के अनुसार जिस प्रकार से जितनी लाइट पड़ती है उसके अनुसार क्या होता है कि उसमें शरीर की जो त्वचा का रंग होता है। जैसे यूरोपियन लोग जो हैं वो बहुत गोरे गोरे होते हैं, एकदम गोरे होते हैं, है ना, जिनको हम गोरा बोलते हैं, अंग्रेज बोलते हैं। ठीक है, वहीं अपने उनसे थोड़े से सांवले होते हैं जो मध्य में जो मध्य एशिया के जो लोग हैं, ईरान के,
उज्बेकिस्तान के, ये लोग थोड़े से उनसे कम होते हैं कलर में, लेकिन वो भी बहुत गोरे गोरे होते हैं। उससे थोड़े से कम अपने यहाँ के कश्मीरी लोग होते हैं। कश्मीरी से थोड़े कम आप तो आप दिल्ली और यूपी साइड के लोग थोड़े आपको थोड़े सांवले मिलेंगे। हम लोग छत्तीसगढ़ और इधर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और तेलंगाना वाले जो होते हैं वो और ज्यादा डार्क कलर के होते हैं। और साउथ में चले जाओ तो केरला, तमिलनाडु के लोग बहुत ज्यादा काले होते हैं। उनसे भी ज्यादा काले होते हैं कौन? श्रीलंका वाले। लेकिन श्रीलंका वालों से भी ज्यादा काले आपको मिलेंगे कौन? उनसे डार्क स्किन का कलर डार्क मिलेगा आपको किसका? यहाँ तंजानिया है, युगांडा है, नाइजीरिया है, कीनिया है, ये लोग मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर हम आते जाते हैं, क्या होता है? स्किन का कलर क्या होता जाता है? इक्वेटर की तरफ आने पे डार्क होता जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सनलाइट सीधे पड़ती है। सनलाइट सीधे पड़ने के कारण क्या होता है? ये उनका जो त्वचा का रंग जो होता है वो गहरा होता जाता है। ठीक है, दूसरा था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। Greater use of certain organ meet the new need and disuse or lesser use of certain other in change condition। ठीक है, कि जैसे कुछ नई आवश्यकता के अनुसार कोई ऑर्गन जो है वो लगातार उपयोग किया जा रहा है तो वो बहुत अधिक विकसित होने लगता है। वहीं दूसरी ओर जो ऑर्गन कम इस्तेमाल किया जाता है वो धीरे धीरे क्या होता है? वो ऑर्गन धीरे धीरे क्या होने लगता है? वो रिड्यूस होने लगता है और बाद में वेस्टिजियल रह जाता है। ठीक है, द ऑर्गन ऑर्गन गिव्स देम फंक्शन स्ट्रॉन्गर। किसी ऑर्गन को अगर हम लगातार उपयोग करते तो वो क्या होता है? वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है, लार्जर एंड मोर एफिशिएंट। वो बहुत बड़े आकार का हो जाता है और वो ज्यादा अच्छी तरह से काम करने लगता है। कंटिन्यूस एंड डिसयूज ऑफ एन ऑर्गन और ऑर्गन्स लीड टू इन देयर साइज एंड देयर फंक्शन। ठीक है, तो धीरे धीरे जिस ऑर्गन को हम इस्तेमाल नहीं करते वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। अब यहाँ पर मैं तुमको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। हमारी बॉडी में हम लोग जब विकसित हुए तो विकसित होने के साथ साथ हम लोग के ब्रेन विकसित हुआ। क्या हुआ? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि हमारा ब्रेन विकसित हुआ क्यों? हम दूसरों से यानी होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस दूसरे जीवों से, दूसरे होमो सेपियंस कोई दूसरों से अलग तो है नहीं। जैसे गाय है, जैसे कुत्ता है, जैसे सुअर है, जैसे बिल्ली है, जैसे चूहा है, जैसे हाथी है, शेर है ना, बंदर है, बनमानुष मतलब चिंपैंजी है, ओरेंगुटान है ना, गोरिल्ला है। वैसे मनुष्य भी है, वही मनुष्य भी एक प्रजाति है। तो ये अचानक ह्यूमन बीइंग ऐसा क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग जो थे वो अचानक एकदम मतलब पूरी दुनिया पे डोमिनेट हो गए, कपड़े पहनने लगे, बड़े बड़े मकान बनाने लगे और बड़ी बड़ी मशीनें बनाने लगे। ऐसा क्या हुआ? पीछे ह्यूमन इवोल्यूशन में जाएंगे तो देखेंगे लगभग 20,000 साल पहले जब होमो सेपियंस फॉसिलिस थे, और होमो सेपियंस फॉसिलिस से थोड़ा और पहले जाए हम तो जो रोडेशियन मैन थे, जावा मैन थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, और बहुत इंपॉर्टेंट थे होमो हेबिलिस। जो होमो हेबिलिस थे वो ऐसे पहले कहना चाहिए मनुष्य के पूर्वज थे जिन्होंने हथियार बनाया। अब ये हथियार क्यों बनाया? ठीक है, बंदर तो हथियार नहीं बनाता, गोरिल्ला हथियार नहीं बनाता, कुत्ता तो हथियार नहीं बनाता। ठीक है, हाथी जैसे शेर तो हथियार नहीं बनाता। शेर तो बहुत बड़ा शिकारी है, चीता बहुत बड़े शिकारी, लेकिन अपने नाखूनों का इस्तेमाल करता है और अपने जबड़ों का इस्तेमाल करता है, अपने दांतों का इस्तेमाल करता है। लेकिन मनुष्य ऐसा क्या था कि उसने हथियार बनाए? देखो, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जब मनुष्य पैर पे चलता तो प्रोपुंसूल वाली कंडीशन पे, प्रोपुंसूल से जब रामापिथेकस और रामापिथेकस से जब होमो इरेक्टस वाले उसमें जब पहुंचा, मतलब तो रामापिथेकस से होमो इरेक्टस, रामापिथेकस से अगली लाइन उसकी जाती है होमो इरेक्टस। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा। तो जब होमो इरेक्टस वाली कंडीशन आई, होमो इरेक्टस यानी कि जो खड़े होकर चल सकने वाले मनुष्य जैसे प्राणी। तो देखो यहाँ पर स्पीसीज एकदम अलग है, ध्यान रखना। हम लोग होमो सेपियंस है, वो होमो इरेक्टस थे। तो होमो इरेक्टस जो थे जब जमीन से उठ करके खड़े हुए, और उनके खड़े हुए यानी कि वो सामने झुककर चलते थे, और उनके जो 4 पैर से जो थे उसमें से 2 पैर जो थे यानी कि अग्रपाद जो थे, फोरलिम जो थे, वो फोरलिम धीरे धीरे वो फोरलिम क्या हुए? जमीन से फिर मुक्त हो गए, फ्री हो गए। अब जब फ्री हुए तो उसको चलते समय उसने उसको कभी किसी पेड़ की शाखा को पकड़ा होगा, है ना, कभी
चलते हुए उसने किसी लकड़ी को पकड़ा होगा। तो जब ये हाथ मुक्त हुए तो अब देखो इसमें अंगूठा जो था, हमारे शरीर का अंगूठा, देखो मैं यहाँ पर तुमको अपने इसमें वीडियो में दिखाता हूँ। आवाज नहीं करो, कौन आवाज कर रहा है? रुपेश, क्या बात है? तो ये जो हमारा हाथ जो था, ये हाथ हमारे यहाँ से यहाँ तक आने में जो 2 लाख साल, तो उसमें हमारी जो पकड़ थी वो पकड़ हमारी मजबूत बनी। वस्तुओं को हम जो थे पहले किस प्रकार पकड़ सकते थे, ऐसा पकड़ते थे। ऐसे पकड़ने से क्या हुआ कि हमारा पकड़ सही नहीं बनती थी, ग्रिप सही नहीं बनती थी। लेकिन अगर उसी को हम ऐसे करके पकड़े, ज्यादा अच्छी ग्रिप बनेगी। आप देखो मोबाइल को आप कैसे ऐसे पकड़ते हो, कितने अच्छे से पकड़ते हो। अगर ये होता तो क्या पकड़ सकते? तो यहाँ पर इसमें कल्पना करो, ये देखो गिर जाएगा मोबाइल यहाँ से, आप पकड़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये अंगूठा जो था वो अंगूठा क्या था, यहाँ से आपका अलग नहीं था। ये अंगूठा जब अलग हुआ तो आप इसको ऐसे पकड़ने लगे, इधर से ऐसे पकड़ने लगे। ये देख लीजिए मोबाइल को अच्छे से पकड़ दिया। लेकिन अगर ये उंगलियां पांचों चिपकी होती जैसे शेर की है, शेर को बोलो मोबाइल पर बात करने के लिए कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, है ना। तो इस प्रकार से जब हमारा अंगूठा अलग हुआ और हमारे 2 हाथ अलग हो गए, 2 हाथ अलग होने से क्या हुआ, हमको अधिक से अधिक क्या हुआ कि जो वस्तुएं थी वो वस्तुओं को हमको पकड़ने में और तो इस्तेमाल करने में हमको ज्यादा आसानी, ठीक है। तो जैसे जैसे पकड़ के आसानी हो, दिमाग भी चलने लगा, क्योंकि दिमाग जब चलने लगा तो अलग अलग प्रकार से उपयोग करने लगे। जैसे जैसे हम दिमाग का ज्यादा उपयोग करते गए, हमारा ब्रेन और ज्यादा बढ़ता चला गया, ठीक है। वैसे ही दूसरे एग्जांपल यहाँ पर देखो कि हमारा जो, जब हम खड़े हुए, ठीक है, यानी होमो इरेक्टस खड़े हुए, तो खड़े होने के बाद क्या हुआ कि उनके देखने की जो देखने की क्षमता थी वो दूर तक बढ़ गई। पहले हम जब 4 पैर पे थे तो कितना देख सकते थे हम, ज्यादा से ज्यादा 2.5, हमारी हाइट होती थी 2.5 से 3 फीट, तो हम मुश्किल से 5 मीटर 7 मीटर देख पाते, हाइट 5 से 6 फीट हो गई, यानी हमारी आंखें जो थी 6 फीट हो गई। तो पत्थर के पीछे छुपा है ये भी हम देख, किसी ढेर के पीछे या किसी टीले के पीछे हमारा दुश्मन है वो हम देख सकते थे। और 2 पैर पे होने के कारण हम तेजी से भागने लगे, जमीन पे हम तेजी से भागने भी लगे, और पेड़ पे चढ़ने का भी हमको क्या होने लगा, हमको यानी हमारे पूर्वजों को ज्यादा अच्छा। और सबसे बड़ी बात जो, तो जो होमो इरेक्टस जब खड़ा हुआ तो जब हाथ फ्री हुए तो उसको क्या किया, हाथ के इस्तेमाल से उसने टूल्स बनाने लगा। वो थे एक नई प्रजाति का विकास हुआ, वो थी होमो हेबिलिस। तो जैसे जैसे हम हाथ का हमारे हाथ का विकास हुआ जमीन से निकल करके, वैसे ही उसके साथ साथ हमारे ब्रेन का भी विकास होता गया। तो जैसे जैसे ब्रेन, अब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। देखो पहले हाथ का विकास हुआ, हाथ के विकास होने से ब्रेन का विकास हुआ, ब्रेन के विकास होने से हम हाथ का अधिक उपयोग करने लगे। तो जैसे जैसे हम हाथ का अधिक उपयोग करने लगे, नई नई चीजें बनाने लगे। तो नई नई चीजें बनाने का नतीजा आप देख रहे हो क्या है, मंगल में पहुंच जा रहे हैं, ये सारी चीजें हम, ठीक है। लेकिन वही दूसरी चीज, जब हम छोटे रहे, हमारे जो थे जब छोटे रहे होंगे, मतलब जब 4 पैर पे रहे होंगे, तो उनके कान जो थे वो बड़े रहे होंगे। क्यों बड़े रहे होंगे? क्योंकि उनको दिखता, ज्यादा दूरी तक वो देख नहीं सकते थे, इसलिए वो कम दूरी तक देखते थे, तो उनके कान ज्यादा विकसित थे। लेकिन जब ज्यादा देखने लगे, ज्यादा दूर तक देखने से मतलब कि जब हम खड़े हुए दूर तक दिखाई देने लगा, दुश्मन दूर से दिखाई देने लगे, तो कान का उपयोग कम होने लगा। कान का उपयोग कम होने लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जो एक्सटर्नल ईयर था वो धीरे धीरे वेस्टिजियल होता चला गया।
जब हम कपड़े पहनने लगे तो हमारे शरीर से कम होने लगे। वैसे देखो सांप जो है, सांप जब चलता रहा होगा, रेप्टाइल जो है, सांप के जितने भाई बंधु हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, सबके 4 पैर होते हैं, है ना। कछुओं को देख लो और सारे गिरगिट और छिपकलियों को देख लो, सबके 4 पैर होते हैं। लेकिन सांप जब बिल के अंदर घुसने लगा तो बिल के अंदर उसको पैर जो था उसको हर्ट, उसके लिए ऑब्स्टिकल होने लगा, तो वो ज्यादा तेजी से उसको, इसलिए उसकी क्या धीरे धीरे जो पैर जो थे वो क्या होते चले गए, रूडिमेंट होते चले गए और अंततः पूरी तरह से, ठीक है। वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं अंदर रहते हैं, बिलों के अंदर, यानी कि जो बिलों उनको वहां पर तो अंधेरा रहता है, बिल के अंदर कहाँ से रहेगी, तो इस कारण से वहां पर आंखें जो थी उनकी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी, ठीक है। तो रिड्यूस होने के कारण क्या हुआ कि उनका तो वो थी आंखें गम होने लगी और आंखें कमजोर हो गई, है ना। वैसे ही इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल हम देख, यहाँ पर कुटुम्ब सर्कल में जो मछलियां हैं, वो मछलियां आप लोगों को मैं उनकी वीडियो दिखाऊंगा, चलो निकालूंगा उसकी वीडियो दिखाऊंगा मैं अगली बार, अगली क्लास में आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। अंधी मछलियां जो थी उसकी, वो अंधी मछलियां कुटुम्ब सर में, क्योंकि कुटुम्ब सर में बिल्कुल अंधेरा है, दिन में भी अंधेरा रहता है, तो इस कारण से वहां पर क्या होता है कि वहां पर मछली को आंख की आवश्यकता नहीं हुई, धीरे धीरे क्या हुआ, मछलियां थी वो अंधी हो गई वहां पर। तीसरा इसमें था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, द कैरेक्टर दैट एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम आर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो कैरेक्टर किसी जीव के द्वारा अपने जीवन काल में जो एक्वायर किए जाते हैं, एक्वायर करने का मतलब कमाए जाते हैं, कमाए जाने का मतलब विकसित किए जाते हैं, वो अगली पीढ़ी में इनहेरिट होते हैं, यानी उनकी हेरिडिटी होती है, वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। Every generation, some character were or older one keep on increase or improving as a result after a number of generations, which is that modified to new one. तो ये जो होता है धीरे धीरे भी थोड़ा परिवर्तन, फिर अगली पीढ़ी में परिवर्तन, फिर अगली पीढ़ी में परिवर्तन, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो थी लगातार धीरे धीरे कई सालों तक के लाखों लाखों करोड़ों सालों तक परिवर्तन होता है, नई प्रजाति का विकास होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं इसका, बहुत बढ़िया और सबसे मतलब फेमस एग्जांपल इसका जो हमको मिलता है, इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक जिराफ। जो थे वो पहले छोटे छोटे से बकरियों के समान छोटे छोटी झाड़ियों और पत्तियों को खाते थे, लेकिन जैसे जैसे वहां पर भीड़ बढ़ने लगी, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में दूसरे हर्बीवोरस जो दूसरे शाकाहारी थे वो बढ़ने लगे, जो फूड की कमी होने लगी, स्कार्सिटी होने लगी, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो उनका जो वो था नीचे बदलने लगा, ठीक है। जो मुंडी झुका के खाते थे अब वो सर उठा के खाने लगे, तो पेड़ों की पत्तियों को खाने लगे, और वो पेड़ों की पत्तियां भी नीचे समाप्त होने लगी, तो धीरे धीरे क्या हुआ उनके ऊपर की जो उनकी गर्दन थी वो लंबी होने लगी, और लंबी होते 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 वो अब वो बड़े आकार के जो पेड़ थे उनको खाने लगे। ये हम इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले जिराफ जो था वह ऐसा था, फिर नीचे पत्तियों को खाने लगा, फिर पेड़ भी बढ़ने लगे या नीचे की पत्तियां खत्म होने लगी, तो वो उसकी गर्दन लंबी होती चली गई, और लंबी होते होते और ये इस प्रकार से लंबी होते होते आज जो हमको जिराफ मिलता है वो इतने बड़े आकार का जिराफ मिलता है, बहुत बड़े आकार का जिराफ मिलता है, ठीक है। तो ये हमको इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का एग्जाम्पल। दूसरा जो हमको एग्जाम्पल मिलता है वो एग्जाम्पल है हॉर्स का। देखो हॉर्स जो है यानी घोड़े जो है, उनकी जो उत्पत्ति हुई वो एशिया में, यूरोप में नहीं हुई, इनकी उत्पत्ति हुई थी न्यू वर्ल्ड में, यानी कि अमेरिका में। अमेरिका के मेक्सिको वाले, टेक्सास वाले जो भाग था वहां पर इनकी उत्पत्ति हुई। जो सबसे पहला जो था वो था हाइरेकोथेरियम, जो घोड़ा था वो छोटा सा था घोड़ा, है ना, भेड़ जैसा घोड़ा था। और उस समय जो था यानी कि लगभग 6-7 करोड़ साल पहले जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। बाद में जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, वेगनर थ्योरी है, वो अलग एक थ्योरी है, उसका मैं कभी वीडियो दिखाऊंगा। उस थ्योरी के अनुसार क्या हुआ कि फिर बाद में जो वो थे महाद्वीप जो थे एक दूसरे से अलग होने लगे, बीच में बहुत बड़ा अटलांटिक महासागर बन गया, जिसके कारण अमेरिका और यूरोप जो था वो एक दूसरे से अलग हो। तो क्या हुआ कि इसमें जो ये था, जो घोड़े जो थे वो घोड़े वहां से माइग्रेट किए, माइग्रेट करके जो वहाँ का जो
मतलब जो इन्वायरमेंट था नॉर्थ अमेरिका के, वहां से ये होकर के चले आए किस तरफ, यूरोप होते हुए ये चले आए मध्य एशिया में। इसीलिए अभी जो आज हम देखते हैं अरबी घोड़े, ठीक है ना, जो तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ नस्ल के माने जाते हैं। तो ये जो अरबी घोड़े हैं, ये दुनिया में सबसे श्रेष्ठ इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे विकसित होकर के सबसे श्रेष्ठ नस्ल वहां पर बनी थी। तो जो हाइरेकोथेरियम था, हाइरेकोथेरियम के बाद ये बहुत सारे मेरिकिपस और ये बहुत सारे दूसरी नई जो वो बनी, नई नई प्रजातियां बनी, उसकी नई नई प्रजातियां विकसित हुई, होते हुए ये चले गए कहाँ पर, वहां से मेक्सिको से होते हुए ये यूरोप आए, यूरोप से आकर के ये मध्य एशिया में आ गए। वैसे ही हम देखते हैं जो एंटलर ऑफ डियर, एंटलर्स इन डियर, जो भेड़ जो वो होती, हिरण जो होती हैं, हिरणों में जो, अब हिरण एक शाकाहारी जंतु, उसका जो शिकारी होता है वो कौन होता है, उसका शिकारी होता है शेर, है ना, या टाइगर, या ये क्या नाम अपना मतलब बाघ वगैरह इसके वो होते हैं, चीता इसके शिकारी होते हैं। अब जंगल में घनी झाड़ियां हैं, उनके बीच में अगर उसकी बड़ी बड़ी सींगें और मुड़ी मुड़ी हुई बड़ी बड़ी सींगें होंगी तो क्या होगा कि वो सींगें उसको दौड़ने में क्या करेंगी, झाड़ियों में फंसेंगी, है ना, और शेर उसको देर में उसको मार के खा जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी जो वो थी, जो एंटलर थे उसके, है ना, जो उसके हॉर्न जो थे, वो हॉर्न्स उसके क्या हुए, धीरे धीरे वहां से रिड्यूस होते चले गए। ठीक है। वैसे ही हम पक्षियों में देखते हैं, जो पक्षी हैं विभिन्न प्रकार के पक्षी हमको दिखाई देते हैं, अलग अलग पक्षियों प्रकार के पक्षी दिखाई देते हैं। जो पक्षी पानी में पाए जाते हैं, उन पक्षियों में दो, उनकी उंगलियों के बीच में आपको वेब मिलती, क्यों मिलती, ताकि वो आराम से तैर सके, जैसे कि बतख, बगला, बगुला, है ना, जो डक होती है, जो हंस होता है, स्वान वगैरह, उनमें देखो आप, उनमें तैरने के लिए क्या होता है, उनके जो पंजों के बीच, उनके पंजों में उंगलियों के बीच में वेब पाई जाती है। ठीक है। लेकिन लेमर जो था वो, उसको काफी क्रिटिसाइज किया गया, जैसे कि उसमें कहा गया कि टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, मेनी टाइम्स इवोल्यूशन शो रिडक्शन इन साइज, जैसे एंजियोस्पर्म, द ट्री आर प्रिमिटिव एंड श्रब हर्ब एंड ग्रासेस हैव इवॉल्वड लेटर एंड मोर एडवांस। यहाँ पर देखो आप कि जो पोएसी फैमिली होती है प्लांट में, इसमें प्लांट किंगडम में पोएसी फैमिली यानी जिसमें हमें धान, गेहूं और ये जो साइनोडॉन घास वगैरह आती है, ये आती है उसमें। तो ये सबसे वो है एडवांस, इसमें प्लांट किंगडम में सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म है, ये सबसे एडवांस ग्रुप है। ठीक है। लेकिन वहीं पर एंजियोस्पर्म और जो ब्रायोफाइटा है, या ब्रायोफाइटा है, ये उनसे क्या है, प्रिमिटिव है। ठीक है। तो ये एंजियोस्पर्म में बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं जो कि प्रिमिटिव है, और वहीं पर दूसरी ओर जो ग्रासेस हैं वो एडवांस हैं। ठीक है। और नई है, लेकिन वो क्या हुई कि छोटे आकार की हैं। तो ये टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज जो है, ये यहाँ पर इसको इस प्रकार से गलत यूज किया है। वही दूसरी ओर देखो, पर्सन कॉन्स्टेंटली बिजी इन रीडिंग एंड राइटिंग एंड यूजिंग देयर आईज मोर देन अदर्स ऑफन डेवलप इम्पेयर्ड साइट। तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल बैठा हुआ है, ठीक है ना, तुम्हारे सामने जो एग्जाम्पल बैठा हुआ है, लगातार पढ़ने और लगातार कंप्यूटर का उपयोग करने के कारण मुझे चश्मा लग गया। ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए था कि मैं आंखों का लगातार ज्यादा उपयोग कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये क्या होना चाहिए कि मेरी आंखें जो हैं वो सबसे ज्यादा विकसित होना चाहिए, तेज हो जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि आंखें और ज्यादा रेडियो मतलब कमजोर होती चली गई। और अभी स्थिति ये है कि लगातार तुम लोगों के लिए सब ये पीपीटी बनाने और लगातार ये तैयारी करने के कारण मुझे इसमें बैठना पड़ रहा है, कंप्यूटर में बैठना पड़ रहा है लगातार। उसके कारण क्या हो रहा है कि आंखों में मुझे जलन होने लगी, पानी आने लगे, यानी आंखें मेरी और ज्यादा कमजोर होने लगी। ठीक है। वैसे ही दूसरा, न्यू नीड ऑफ ऑर्गन, मैन हु हैज लॉन्ग डिजायर टू फ्लाई लाइक बर्ड्स हैव नॉट डेवलप्ड द विंग्स। मनुष्य बहुत सालों से ये चाहता था कि मैं उड़ सकूं। और तुमको जो पिकासो वगैरह की जो पुराने आप पेंटिंग्स देखोगे, तो उसमें आपको मनुष्य के हाथों के नीचे पंख लगाए हुए तुमको ऐसे चित्र दिखेंगे। वैसी कल्पनाओं में तुमने देखा होगा बहुत सारे जो देवदूत होते हैं, एंजल्स जो होते हैं, जिनको फरिश्ते वगैरह कहा जाता है, इनके पंख दिखाए जाते हैं, है ना। जो अप्सराएं होती हैं उनको पंख दिखाए जाते हैं, परियां दिखाई जाती हैं, है ना। तो ये बहुत सारे अभी जो सीरियल वगैरह चलते रहते हैं, जो क्या नाम था अभी, बालवीर वगैरह, उसमें तुम देखे होगे क्या भयंकर परी और रानी परी और कौन कौन सी थी, सबके पंख लगे हुए रहते थे और वो होने वाली परियां होती थी। ये सब कल्पनाओं की बातें हैं, फिल्मों की बातें, लेकिन वास्तव में मनुष्य चाह कर भी बहुत सालों से चाहता है उड़ना, लेकिन नहीं उड़ सका। नहीं उड़ सका तो अपने ब्रेन का, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और दिमाग का इस्तेमाल करके वो क्या बना लिया, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन बना लिया।
लेकिन उड़ नहीं सका, अपने अंदर कैरेक्टर डेवलप नहीं कर सका। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसका सबसे ज्यादा ही उसका वो विरोध हुआ है। जैसे जो स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ रेसलर आर नॉट हेरिटेबल हेरिटेड बाय हिज चिल्ड्रन। एक तुमको बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ मैं इसका कि दारा सिंह जो थे वो हमारे सब जानते हैं उनको, है ना। सबसे ज्यादा फिल्मों में हनुमान का रोल दारा सिंह ने किया। तो वो दारा सिंह जो थे उन्होंने किंग कॉन्ग को हराया था। किंग कॉन्ग उस समय वर्ल्ड चैंपियन था कुश्ती का, उसको हराया था। और दारा सिंह बड़ा पहलवान था, केसरी हिंद उनका नाम, उनको वो दिया गया था, खिताब दिया गया था। लेकिन उनका लड़का बिंदु, तुमने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, बिंदु काम करता है, खासकर विलेन वगैरह के रोल में आता है। तो वो तो पहलवान नहीं बन सका, है ना। ऐसे तुमको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे तुमको कि बाप पहलवान है लेकिन बेटा पहलवान नहीं बन सका। सुनील गावस्कर का बाप कौन था, ये सॉरी सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर नहीं बन सका क्रिकेटर। ठीक है, क्यों नहीं बन सका भाई? अगर वो क्रिकेटर था, सुनील गावस्कर बहुत बड़ा क्रिकेटर था, तो उसको भी, उसका बेटा जो है रोहन गावस्कर, उसको भी क्रिकेटर होना था, लेकिन नहीं बन सका, नहीं बना पाया, जिसको उतने बाप जितना प्रतिभावान नहीं था वो, है ना। तो ऐसे तुमको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है, जिसमें ये जो कैरेक्टर जो होते हैं वो इनहेरिट नहीं होते। वैसे ही जैसे चाइना में देखो क्या होता है कि जो वहां पर चाइना में जो छोटे पैर की महिलाओं में छोटे पैर जो होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। लेकिन महिला, और उसीलिए क्या होता है कि बचपन से महिलाओं को छोटे छोटे जूते, पैर से छोटे आकार के जूते पहनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी सालों से ऐसा करने के बावजूद भी छोटे पैर वाली बच्चियां पैदा नहीं हो रही। ठीक है, वही दूसरी ओर तुम लड़कियों देखो, लड़कियों में देखो कि 4-5 साल की उम्र होती है, 3-4 साल की उम्र होती है, नाक कान छेदा दिया जाता है ना। पैर्सिंग ऑफ नोज एंड ईयर्स इन इंडियन वुमेन, सालों से, हजारों सालों से ये परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है। नाक कान छिदाते हैं, उसमें बढ़िया जेवर पहना जाता है। ठीक है, देखे होगे नथनी है, खुदनी है, और क्या इयरिंग है, ये सब पहनते हैं। लेकिन आज भी कोई बच्ची ऐसा पैदा नहीं होती, कोई लड़की ऐसा पैदा नहीं होती जिसके नाक कान बचपन से छिदे हुए हों। ठीक है ना, पैदा होने के साथ उसके नाक कान में छेद हो, ऐसा कोई पैदा नहीं होता। उसका कारण कि ऐसे कैरेक्टर इनहेरिट नहीं होते। ठीक है, कुछ इसके एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जैसे अगस्त वीजमान, उसने 80 पीढ़ियों तक के चूहों की पूंछ काटी, लेकिन उसके 81वीं पीढ़ी में भी पूरी पूंछ वाला चूहा पैदा हुआ। वैसे ही जो पाउलो था, पाउलो ने जो बहुत फेमस इसका एक्सपेरिमेंट है पाउलो का, कि उसने कुत्ते को ट्रेन किया कि जब घंटी बजती थी तो उसको खाना दिया जाता था। तो क्या हुआ कि जब उसको जैसे ही घंटी बजती थी, कुत्ते को मालूम है कि अब खाना मिलने वाला है, तो वो लार टपकाने लगता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उसकी अगली पीढ़ी के कुत्तों में देखा कि ये कैरेक्टर नहीं आया। वही वीजमान ने इसको ये वीजमान ने ये बताया, जब अपना वीजमान ने जो जर्म प्लाज्म थ्योरी थी, तो उसने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया कि जो कैरेक्टर जो सोमेटोप्लाज्म में, यानी कि सोमेटिक सेल में जो कैरेक्टर एक्वायर किए जाते हैं, वो कैरेक्टर इनहेरिट नहीं होते। ये कहा किसने? वीजमान ने। बाद में फिर नियोलेमार्किज्म आया। ठीक है, तो नेक्स्ट पीरियड में तुमको थोड़ा सा नियोलेमार्किज्म बताऊंगा, और लेमार्किज्म का जो सिग्निफिकेंस था वो बताऊंगा मैं, क्योंकि आज की क्लास लगभग खत्म होने वाली है। ठीक है।